हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में हम लोग देख रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। इस क्लास में हम लोग उस टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जानने से पहले हम लोग को ब्रीदिंग जानना होता है। दोनों में एक डिफरेंस है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या चीज है। तो कोई हमको बता सकता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? कोई भी? हाँ, तो ब्रीदिंग जो होता है वो क्या होता है? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, उसमें सारा एक्टिविटीज होना, गैसियस एक्सचेंज होना और उसके बाद एक्सहेलेशन होना, ये कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। वहीं पे अगर ब्रीदिंग का बात किया जाए तो ये सिंपली क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब गैसेस इनहेलेशन, तो इनहेल किस चीज को करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन को। और एक्सहेल किसको करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया सबको? वहीं पे अगर रेस्पिरेशन का बात किया जाए, अगर हम लोग रेस्पिरेशन का बात करते हैं, ये जो रेस्पिरेशन दिख रहा है आप लोग को, तो ये क्या होता है? इसमें हम लोग का ब्रेकडाउन होता है। किस चीज का? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रेकडाउन क्यों होगा? ताकि उसमें से हम लोग का जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। क्या प्रोडक्शन हो सके? एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब ये जो होता है प्रोसेस, ये सारे सेल्स में होगा। कहाँ होगा? सारे सेल्स में होगा। वहीं पे अगर हम लोग ब्रीदिंग का बात करें, अगर हम लोग किसका बात करें? ब्रीदिंग का, तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। सिर्फ क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। कहाँ पे होगा? लंग्स में। ये जो है ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? एक फिजिकल प्रोसेस है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन का, तो ये कैसा प्रोसेस है? हमारा केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? केमिकल। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग का ब्रीदिंग का, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग केमिकल रेस्पिरेशन का, तो उसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एटीपी जो होता है वो एनर्जी का सोर्स है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसमें एनर्जी जनरेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दिखता है रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक हो सकता है या तो एनारोबिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? या तो एरोबिक हो सकता है या तो एनारोबिक हो सकता है। ठीक है, अब एरोबिक और एनारोबिक में दो डिफरेंस होता है। एरोबिक है और एक क्या है हमारा? एनएरोबिक। क्या है? एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक जो एयर का प्रेजेंस में होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनएरोबिक प्रोसेस है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, या तो उसका कमी में, या तो प्रेजेंट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग एनएरोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का बात किया जाए तो इसमें क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या होता है? इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। किसमें? एनएरोबिक में। वहीं पे अगर इसका एरोबिक का बात किया जाए तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है इसमें? CO2 एंड वाटर जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। वही इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी क्या होता है? एंड प्रोडक्ट CO2 हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है सबको? एक बार रिवाइज किया जाए तो रेस्पिरेशन कितने तरीके के? एरोबिक और एनएरोबिक।
इसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसका एब्सेंस में भी हो सकता है। ये कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और ये कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। वहीं अगर एनएरोबिक का बात किया जाए तो वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है उसमें किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। एंड प्रोडक्ट अगर एरोबिक का देखा जाए तो उसमें आता है CO2 और H2O। एंड प्रोडक्ट अगर एनारोबिक का बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। क्लियर? ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड था, C6H12O6, तो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल थे ना। तो वो कहां पे अगर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो वो क्या बना दे रहा है? वो पाइरुवेट बना दे रहा है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आया हमारा ग्लूकोज, वो कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। अगर उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो वो क्या बना दे रहा है? पाइरुवेट, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब अगर इसका बात किया जाए तो इसका फर्दर जो प्रोसेसिंग है, इसका फर्दर प्रोसेसिंग में ये 3 स्टेप में जाता है। पहला स्टेप जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनएरोबिक अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, पहला और दूसरा में डिफरेंस है। पहला में है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम 2 चीज डिस्कस किए थे, या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या तो उसका कमी होगा, दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसमें बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। वहीं पे अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात किया जाए तो इसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, क्लियर? ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अगर बात किया जाए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारा बॉडी में क्रैम्प्स होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि हमारा पैर का ये हिस्सा, ठीक है, पैर का जो हमारा हिस्सा है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसमें दर्द चालू हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण। तो जो क्रैम्प्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होते हैं। जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। क्लियर? अब जो प्लांट्स है हमारा, उसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से हो रहा था? स्टोमाटा से। कहां से हो रहा था? स्टोमाटा से हो रहा था ना। जो लीव्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्टोमाटा बोल रहे थे। उसी से गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसमें क्या है? एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है, जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में जो रहते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है जो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहते हैं उनका ब्रीदिंग रेट कम है। जैसे कि हमारा ब्रीदिंग रेट 72 है, तो अगर पानी वाला जैसे फिश है कोई, तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा हमसे। क्लियर है?
नेक्स्ट, जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रिल्स से लेते हैं, है ना, नॉस्ट्रिल्स से लेते हैं, तो उनका फिर वो एयर जो है वो नेसल पैसेज से जाता है, अंदर जाता है, उसके बाद जाता है कहाँ पे, नेजल कैविटी में, उसके बाद जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद जाता है लैरिंग्स में, उसके बाद जाता है ट्रैकिया में, उसके बाद जाता है ब्रोंकियोल्स में, जो लंग्स है उसमें जाएगा, है ना। ब्रोंकस जो डिवाइड करता है यहां से ट्रैकिया से, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। उसके बाद कहाँ जाता है, लंग्स में, लंग्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग ब्रोंकियोल्स होता है, लंग्स का छोटा छोटा ट्यूब्स को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। उसके बाद जाता है एल्वियोलर सैक्स में, और उसके बाद जाता है ब्लड कैपिलरीज में, जहां पे वो मिक्स हो जाता है किससे, ब्लड से, और उसके बाद उसका सर्कुलेशन होता है। इतना सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या दिखता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस है। क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्लियर। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जो हमारा जो रिब केज होता है यहाँ पे, वो सांस जब लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है, लिफ्ट अप हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, लिफ्ट अप हो जाता है। और एक्सहेलेशन प्रोसेस जब करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, रिलैक्स, बॉडी डायफ्राम नीचे आ जाता है, क्लियर। उसके बाद डायफ्राम जो है इसमें फ्लैट हो जाता है, और डायफ्राम जो है एक्सहेलेशन प्रोसेस में वो डोम शेप का हो जाता है। सांस लिए तो सीधा हो गया, फ्लैट हो गया, उसके बाद सांस छोड़े तो क्या हो गया, डोम शेप। डोम क्या होता है, गुंबद जैसा, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। जो लंग्स का वॉल्यूम था, सांस ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जा रहा है, और जब एक्सहेलेशन का बात करें तो इसमें क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, रेड ब्लड सेल्स को, किसको, आरबीसीज को, क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है, कैरी करता है कौन, ऑक्सीजन, कौन, हीमोग्लोबिन, क्लियर। अब ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है रेड ब्लड सेल्स में, और पूरे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल्स है हमारे, वहां तक पहुंचाता है इसको, क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा, इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, अगर एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड किया जाए तो वो 80 मीटर स्क्वायर तक हो सकते हैं, इतना ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, रेदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल कौन हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। किसका ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा हमारा किसका, ऑक्सीजन का, जो गैसेज हैं हमारे उनका, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखते हैं पहला प्लांट्स के बारे में, और दूसरा है हमारा ह्यूमंस। तो अगर प्लांट्स का बात किया जाए तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वास्कुलर टिश्यू से होता है, किससे होता है, वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज कौन था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा था, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था रूट से लेकर लीव्स तक। फ्लोएम क्या कर रहा था, जो खाना बना था उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो एक था यूनिडायरेक्शनल और दूसरा था बाई डायरेक्शनल, क्लियर है। अगर ह्यूमंस का बात किया जाए तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, और
ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। क्लियर है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो ब्लड सेल्स होता है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जो ब्लड होता है हमारा उसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होता है। जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है, और सेल्स हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55% ऑफ द ब्लड होता है। वहीं अगर बात किया जाए ब्लड सेल्स का तो वो 45% होते हैं। ब्लड कंपोनेंट दो चीज से मिलके बना होता है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45। तो प्लाज्मा का अगर बात किया जाए तो ये क्या है? ये फ्लूइड मीडियम है। क्या है? फ्लूइड मीडियम ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होंगे और हार्मोन्स होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे और हार्मोन्स होंगे। वहीं अगर बात किया जाए आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का, जो किसका पार्ट है? ब्लड सेल्स का, जो 45% है। तो जो आरबीसी होता है इसमें क्या होता है? जो आरबीसी होता है उसका शेप कैसा होगा? सर्कुलर शेप होगा। कैसा होगा? सर्कुलर और डिस्क शेप। डिस्क देखे हैं ना? डिस्क देखे हैं कैसेट पहले जमाना वाला? तो वैसा शेप का होता है। ये कैसा होगा? रेड कलर का होगा। रेड कलर का होगा। क्यों होगा? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अभी हम लोग पढ़े थे हीमोग्लोबिन, वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? और इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम बोलते हैं हम लोग? एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का अगर नाम पूछ दे एग्जाम में कि रेड ब्लड सेल्स का और क्या नाम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट्स और कुछ कुछ और ल्यूकोसाइट्स बोल दे तो ऑप्शन में हम लोग एरिथ्रोसाइट मारेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को इसका अगला पार्ट में दिखता है डब्ल्यूबीसी। क्या दिखता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, कैसा होगा? लार्ज एंड कलरलेस। व्हाइट सेल्स जो दिखता है बॉडी में वो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। अब ये व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट ऐड नहीं होता है, इसीलिए। वहीं पे अगर डब्ल्यूबीसी का बात किया जाए तो इसमें क्या हो रहा था? हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसको रेड कलर का प्रोवाइड कर रहा था, इसको रेड कलर। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या हो रहा था? इसमें कोई पिगमेंट ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको कोई कलर देने वाला नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? ल्यूकोसाइट जो है हमारा, ल्यूकोसाइट जो है, तो ल्यूकोसाइट में क्या हो रहा था? ल्यूको मतलब होता है किसी चीज का कमी होना। ठीक है, तो किसका कमी है? कलर का कमी है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया डब्ल्यूबीसी, जो कलरलेस है। ठीक है, ल्यूकोसाइट इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। किसका नाम है एरिथ्रोसाइट? डब्ल्यूबीसी का नहीं, आरबीसी का। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट जिसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है हमारा? प्लेटलेट्स। क्लियर? प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब किसी को चोट लगता है तो वहां पे तुरंत फ्लूइड आ जाता है, वो कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटलेट्स। क्लियर? एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ब्लड सेल्स जो होता है वो 45% होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है और ये जो होता है उसका सेल्स वाला पार्ट होता है।
इसमें 3 तरह का कंपोनेंट्स आएगा ब्लड सेल्स में, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। RBC जो होता है वो सर्कुलर होता है और डिस्क शेप का होता है। WBC जो होता है वो कलरलेस होता है और लार्ज साइज का होता है। प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। RBC के पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट। वहीं पे अगर WBC का बात किया जाए तो इसका नाम है ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसके पास कोई कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब अगर बात किया जाए कॉकरोचेस का तो इसमें क्या होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है? 13 चैम्बर्ड हार्ट। सोचिए ह्यूमंस जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन कॉकरोचेस का कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर ऑक्टोपस का बात किया जाए तो उसमें 3 हार्ट होते हैं, 3 दिल है उसके पास। सोचिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग को 2 तरह का जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 2 तरह का सर्कुलेशन होता है। एक होता है आर्टरीज के थ्रू और दूसरा है वेन्स के थ्रू। दोनों हम लोग नस बोलते हैं लेकिन अलग अलग है। ठीक है? अगर किसी को जानकारी नहीं है, जो ये सब नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग सिंपली नस बोलते हैं कि नस में इंजेक्शन दे दीजिए। तो सब नस में इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग होता है। एक होता है हमारा आर्टरीज। क्या होता है हमारा? एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। एक कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और एक कैरी करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा में हम लोग इंजेक्शन देंगे जो ऑक्सीजन के साथ रहे। ठीक है? मतलब कौन? आर्टरीज। क्लियर? आर्टरीज में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में क्या होता है हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोग इंजेक्शन किस में लगाते हैं? आर्टरीज में। ठीक है? अब ये कहां पे होता है? डीप इन द मसल। कहां पे होगा? डीप इन द मसल। वेन्स इज प्रेजेंट सरफेस ऑफ द बॉडी। अब वेन्स जो होता है वो सरफेस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आप बोलेंगे कि नस बाहर वाला इंजेक्शन लगाते हैं, तो मसल वाला इंजेक्शन अलग होता है और वेन्स वाला इंजेक्शन अलग होता है। 2 तरह का इंजेक्शन भी आता है। ठीक है? सबको क्लियर है? वेन्स वाला इंजेक्शन जो होता है वो अलग होता है, मसल में देते हैं वो इंजेक्शन अलग होता है। 2 तरह का इंजेक्शन भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा हैव वेरी थिक वॉल। अब क्योंकि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, अब जो हार्ट है हमारा वो हाई प्रेशर से क्या करता है? पंप करता है और हाई प्रेशर से भेजता है सारे ऑर्गन्स तक, सारे सेल्स तक। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो अगर इसका वॉल्स जो है वो पतला रहेगा तो क्या हो सकता है? फट सकता है ना? इसीलिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होना चाहिए। ठीक है? वहीं पे अगर बात किया जाए वेन्स का तो इसका वॉल्स कैसा होता है? थिन वॉल्स होता है, क्योंकि ये आराम से ला सकता है, हार्ट तक पहुंचा सकता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड तेजी से पंप करता है हार्ट उसको, इसीलिए उसका वॉल्स कैसा होगा? थिक वॉल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसमें ब्लड फ्लो होता है और इसमें ब्लड कैरी होता है। ठीक है? और ब्लड फ्लो कहां से कहां तक होगा? हार्ट से पूरे बॉडी तक। लेकिन अब इसमें क्या होगा? पूरा बॉडी से ब्लड जाएगा हार्ट तक। ये डिफरेंस है। ब्लड फ्लो आर्टरीज में कहां से हो रहा है? हार्ट टू बॉडी, मतलब पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ताकि पूरे ऑर्गन्स, पूरे सेल्स तक पहुंच सके, कोना कोना बॉडी तक। ठीक है? लेकिन
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पूरा बॉडी से लेके कौन आएगा, हमारा हार्ट तक, वेन्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी, जो क्या करता है, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स। कहां से कहां तक कैरी करेगा, ब्लड को कैरी करेगा हार्ट मसल्स तक। क्लियर है? कोरोनरी आर्टरी का काम है। उसके बाद आता है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कहीं पे तो मिलेगा ये दोनों, तो उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट आता है कैरोटिड आर्टरी। ये क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन टू आइज, है ना। सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन से आइज में, कोऑर्डिनेट करके हमारा आइज चलता है। ठीक है, किसके साथ, आई के साथ, इसीलिए। नेक्स्ट आता है हमारा सब क्लेवियन आर्टरी। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ब्लड को हेड टू हेड एंड किसमें, नेक में। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग को हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। नेक्स्ट में हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हाँ, तो हम लोग का हार्ट अलग होता है। जो हम लोग देखते हैं इमोजी वाला हार्ट, ये वैसा नहीं है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो हार्ट ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करते हैं, वो थिक वॉल होंगे और वेन्स क्या होंगे, वो थिन वॉल होंगे। अब क्यों हो रहा था ये पता चल गया। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था। अब अगर हार्ट का बात किया जाए तो हार्ट को हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो फिगर में जब देखेंगे तो ये वाला राइट दिखेगा और ये वाला लेफ्ट, ना कि ये वाला राइट। क्लियर? फिगर ऐसे है, इसीलिए ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। तो ये दो पार्ट होता है हार्ट का। कितना पार्ट होगा, दो पार्ट होता है। पहला को बोलते हैं ऑरिकल और दूसरा को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, ऑरिकल, और दूसरा को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। हार्ट, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, हार्ट का दो पार्ट, पहला ऊपर वाला रीजन को बोलते हैं ऑरिकल्स, क्या बोलेंगे, और दूसरा को वेंट्रिकल्स, क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब इसमें दो पार्ट दिख रहा है, यहां से डिवाइड कर दिए। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। इसको एट्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो ये हो गया राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो होता है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है वेना कैवा। क्या होता है, वेना कैवा। ये जो रीजन दिख रहा है ये होता है एओर्टा। ठीक है, तो यहाँ का जो वॉल्स होता है वो थिक वॉल्स होता है, क्योंकि यहां से आया और ये जो ब्लड है यहाँ, उसके बाद ये यहां से आया, तो इसको हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, इसीलिए इसका वॉल क्या होता है, थिक होता है। इसमें अलग अलग सेप्टम्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग सेप्टम्स होते हैं। अलग अलग सेप्टम, सेप्टम क्या है, एक वॉल है। सेप्टम क्या है, डिवाइडिंग वॉल ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड सेप्टम। इसमें अलग अलग वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स का काम है जितना जरूरत है उतना गेट की तरह एक्ट करता है, जितना जरूरत है ब्लड का उतना ही भेजता है, नहीं तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसीलिए वॉल्व्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो राइट एट्रियम है वो क्या करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम deoxygenated blood from the body and pumps it into the right ventricle। जो राइट एट्रियम है तो उससे कहा जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन से लेके आता है, वेन्स। वेन्स से आया यहाँ पे
उसके बाद ये इसको यहाँ पे भेजा, उसके बाद ये इसको भेज देगा कहाँ तक, लंग्स तक। उसके बाद वहां से गैसियस एक्सचेंज होगा, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया एओर्टा से, है ना, लेफ्ट एट्रियम में, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा और यहीं से फिर ये पंप कर देता है इसको और ले जाता है कौन, ये यहां से पंप किया, उसके बाद इसको आर्टरीज लेके जाता है और आर्टरीज फिर पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। क्लियर है इतना प्रोसेस सबको? तो ऐसे करके हमारा प्रोसेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वेन्स। तो वेन्स क्या करता है हमारा, कैरी करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये हम लोगों ने जाना था। और आर्टरीज का काम क्या है, आर्टरीज का काम है हमारा कैरी करना किसको, आर्टरीज का काम क्या है, कैरी करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़े तो इसमें क्या दिखता है हम लोग को, जो पल्मोनरी आर्टरीज है और पल्मोनरी वेन्स है, दो टर्म आया है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, ओनली आर्टरी कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स। ये एक्सेप्शंस वाला है। ओनली आर्टरी दैट कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स। और पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है, ओनली वेन्स कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, मतलब पल्मोनरी जब आर्टरी और वेन्स का बात किया जाए तो इनका एक्टिविटी क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है नॉर्मल आर्टरी और वेन्स से। बस इतना ही है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर, बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया है, तो ब्लड प्रेशर क्या चीज है ये समझ लेते हैं। हाँ, तो ब्लड प्रेशर क्या है ये समझ लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। जो उसका आर्टरीज और जो वेन्स है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, जो आर्टरीज है उसमें कितना प्रेशर पड़ रहा है, वही चीज है हमारा ब्लड प्रेशर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर पड़ रहा है वो आर्टरीज में ज्यादा पड़ता है और वेन्स में कम पड़ता है। आर्टरीज में क्यों ज्यादा पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है कौन, हार्ट, ताकि वो पूरे बॉडी तक पहुंच सके। वहीं पे वेन्स जो है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में समझेंगे और इसके आगे भी समझेंगे। क्लियर है? थैंक यू।